कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसकी जो है इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं, तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र या समउपयोगिता वक्र इन्हें कहते हैं। तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं, फिर इंडिफरेंस मैप क्या होता है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होती है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि उपभोक्ता का संतुलन तटस्थता वक्र के माध्यम से हम कैसे जानते हैं। तो गणनावाची और क्रमवाचक उपयोगिता की बात जब हम करते हैं तो उपभोक्ता व्यवहार की जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो मार्शल ने जो अपनी उपयोगिता विश्लेषण दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि उपयोगिता की हम गणना कर सकते हैं, जैसे हम लंबाई को नापते हैं मीटर में या दूरी को किलोमीटर में, उसी तरह उपयोगिता हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है वो उसे हम यूटिल्स में नाप सकते हैं। तो उसके बाद ऑर्डिनल जो कॉन्सेप्ट आया उसमें बताया गया कि हम उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते हैं बल्कि उसको एक क्रम दे सकते हैं कि किसी वस्तु के संयोग या किसी वस्तु के उपभोग से हमें दूसरी वस्तुओं की तुलना में ज्यादा उपयोगिता मिल रही है या कम उपयोगिता मिल रही है। तो वहां पर हम जैसे एग्जैक्ट नंबर्स में नाप सकते थे यूटिलिटी को, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट या क्रमवाचक उपयोगिता में ये बताया गया कि हम उसको एक क्रम दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई वस्तु हमें किसी दूसरी वस्तु की तुलना में कम पसंद है, ज्यादा पसंद है या उसके बराबर पसंद है, उसको हम एक क्रम दे सकते हैं। तो उसके बाद इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें, सीधे मैं विषय पर आती हूँ। अनधिमान वक्र की बात हम कर रहे हैं। इस टेक्निक को सबसे पहले एजवर्थ ने डेवलप किया था और 1939 में वैल्यू एंड कैपिटल नाम की बुक आई जे.आर. हिक्स की। उसमें कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस के लिए जे.आर. हिक्स ने इसका प्रयोग किया और फिर एलन का नाम भी इसके साथ एसोसिएटेड है। अनधिमान वक्र को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्लाइड्स बनाई हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स हमारे हैं और उनको इसका लाभ मिल सके। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स व्हिच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज yielding the same level of satisfaction for the consumer. तो एक अनधिमान वक्र को हिंदी में तटस्थता वक्र, समउपयोगिता वक्र या उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तो इसलिए आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी होता है कि आप कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में तटस्थता वक्र लिखा हुआ आ सकता है, कहीं उदासीनता वक्र, कहीं अनधिमान वक्र। तो एक अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। अब जैसे इसका जो है अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई और इसमें गुड एक्स है, गुड वाई है, यहाँ पर ये छुप रहा है। गुड वाई से जो वो मिल रहा है उपभोक्ता को, ये जो है 12 यूनिट गुड वाई की लिया या फिर 1 यूनिट इसकी, उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ए बी कॉम्बिनेशन 2 और यहाँ पर 8 का है। सी कॉम्बिनेशन 5 यूनिट ऑफ वाई, यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज ले सकते हैं या कॉफी या बिस्किट्स ले सकते हैं, गुड एक्स गुड वाई में कुछ भी आप ले सकते हो। तो दो वस्तुओं का ऐसा संयोग जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो 5 इकाई वाई की और 3 इकाई एक्स की, ये जो सी कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो ये ए बी सी डी ई ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। तो इनको अगर हम एक ग्राफ के रूप में शो करें तो ये इंडिफरेंस कर्व, आपका ये जो है इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। ये कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, इनसे उपभोक्ता को सारे कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये जो है इसको जो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये अनधिमान वक्र
बन जाता है। अब मैं इकोनॉमिक्स के जो इनिशियल जो लर्नर्स हैं, इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप ग्राफ बनाएं तो गुड एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जा रहा है, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखें। यहाँ गुड एक्स गुड वाई लिया गया है और ये कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है जिससे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब इसका जो है हम इन्फ्लुएंस कर्व का एजम्पशंस लें तो पहला जो है मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है, ही एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी। उपभोक्ता विवेकशील है, वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, उपयोगिता क्रमवाची है। क्रमवाची का मैंने आपको बताया कि उसको हम एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं नाप सकते हैं, खाली एक ऑर्डर में हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु को के संयोग को, दो वस्तु के संयोग में से दूसरे संयोग से ज्यादा उपयोगिता मिल रही है या कम उपयोगिता मिल रही है। कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, the consumer's scale of preference for the two commodities does not change। चुनाव में संगति होती है और संक्रामकता होती है और दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता के अधिमान क्रम में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि यदि ए कॉम्बिनेशन को उसने बी कॉम्बिनेशन से ज्यादा प्रेफरेंस दी है तो कभी भी बी को वो ए कॉम्बिनेशन से प्रेफरेंस नहीं देगा। प्राइसेस ऑफ टू गुड्स आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं और वो स्थिर होती हैं। मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटते हुए प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है और किस तरह से यह घटती जाती है। अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपको बताया कि ये क्या होते हैं। उसके बाद इंडिफरेंस मैप, अगर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का एक शेड्यूल बनाएं तो ये जो है यहाँ पर दूसरा कॉम्बिनेशन है जो ज्यादा दूसरे शेड्यूल को अगर हम लेते हैं 2 4, इसको जैसे हमने डबल कर दिया 6 8 10 और यहाँ पर हो गया 24 16, इसी रेशियो में 10 6 और 4। तो ये जो है ये डिफरेंस जो है ऊंचा इंडिफरेंस कर्व हमें इसके पैरेलल मिल जाएगा। तो हमें जो हमने ये जो बताया था कि कंज्यूमर रैशनल होता है और ज्यादा कम कमोडिटी की तुलना में ज्यादा वस्तुओं को उपभोग करना वो प्रेफर करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विवेकशील उपभोक्ता है या रैशनल कंज्यूमर है वो नीचे अनधिमान वक्र की तुलना में ऊंचे अनधिमान वक्र पे जाना वह प्रेफर करेगा। तो बहुत सारे जो इस तरह के शेड्यूल हैं हमारे पास कॉम्बिनेशंस के, उसका हम एक मैप बना देते हैं, एक पूरा ग्राफ बना देते हैं, तो वह हो जाता है इंडिफरेंस मैप। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व अगर हम बात करें, इंडिफरेंस कर्व की क्या जो है विशेषताएं होती हैं, तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। मुख्यतः इसके 4 जो है विशेषताएं होती है। अनधिमान वक्रों की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। फिर उसके बाद अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं और ऊंचा अनधिमान वक्र नीचे अनधिमान वक्र की तुलना में ज्यादा संतुष्टि को व्यक्त करता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व्स, यहाँ पे कर्व्स है सॉरी, cannot intersect each other and a higher indifference curve represent a higher level of satisfaction than a lower indifference curve। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। तो हम मान लीजिए हम उसके अगर हम डाउनवर्ड टू द राइट नहीं लेके इस तरह के शेप लेते हैं तो आप ये देखिए कॉम्बिनेशन A B C इस तरह के कॉम्बिनेशन हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं X वस्तु की Y वस्तु की समान मात्रा के साथ X वस्तु की ज्यादा मात्रा का यहाँ पर उपभोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा वस्तुएं ज्यादा संतुष्टि दे रही है, तो ये इंडिफरेंट नहीं हो सकता है। बी कॉम्बिनेशन को निसंदेह वह ए कॉम्बिनेशन पर प्रेफर करेगा, सी को बी से प्रेफर करेगा क्योंकि ये एक्स वस्तु की
ज्यादा मात्रा का उपभोग कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल तो द एक्स एक्सिस नहीं हो सकता नदीमान वक्र। उसके बाद अगर हम वर्टिकल इस तरह का वक्र लेते हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं इसी लॉजिक पे। ये मेरा स्टाइलस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। ए बी सी अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे तो यहाँ पर भी वाई का जो है ज्यादा मात्रा यूज कर रहा है, तो वो इससे इंडिफरेंट नहीं रह सकता। एक्स की उसी मात्रा के साथ, मान लीजिए 10 इकाई एक्स की है, तो उसी इकाई के साथ वो वाई की ज्यादा मात्रा लेना प्रेफर करेगा, तो इसके लिए उदासीन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर भी जो अगर इस तरह का स्लोप हम लेते हैं तो इस पर भी दोनों वस्तुओं की ज्यादा मात्रा को वो लेता जा रहा है, तो वो जो है पहले कॉम्बिनेशन की तुलना में जो जिस कॉम्बिनेशन पे ज्यादा मात्रा यूज कर रहा है उस पर जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड टू द राइट होता है, और ये जो है जैसे जैसे हम x की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे y की मात्रा को कम करना पड़ता है। तो इसलिए ये दाहिनी ओर झुके हुए होते हैं इंडिफरेंस कर्व। फिर मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो यहाँ पर x की ज्यादा मात्रा के जैसे हम अगर x की एक एक इकाई को बढ़ाते जा रहे हैं तो y की उत्तरोत्तर कम मात्रा का त्याग करना होता है। अगर इसको आप सही तरीके से बनाएंगे तो देखेंगे जो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका जो है उसको ये पूरा नहीं करता, तो इसलिए ये कॉन्केव टू द ओरिजिन नहीं हो सकता। ये स्ट्रेट लाइन जो पूरक वस्तुएं होती हैं उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन होता है, सॉरी प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए, और पूरक वस्तुओं के लिए जो सेम रेशियो में प्रयोग की जाती हैं उसके लिए जो नदीमान वक्र है वो एल शेप का हो जाता है, जो कि सेम रेशियो में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है जो उसका उठा हुआ तल होता है। जैसे उत्तल लेंस में आपने पढ़ा होगा, उत्तल लेंस इस तरह का होता है, तो उठा हुआ तल मूल बिंदु की ओर होता है। इसको जो स्टूडेंट्स हैं वो याद कर लेते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसका मतलब नहीं समझते। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है जो नदीमान वक्र का उठा हुआ तल है वह मूल बिंदु की ओर होता है। इसके बाद अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। अब ये देखिए दो नदीमान वक्र हमने बनाया है जो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है D और A के लिए ये जो है उदासीन है, B और A बिंदु के लिए उदासीन है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अगर B और A के लिए उदासीन है तो ये D और B के लिए भी उदासीन होना चाहिए जो इसकी ट्रांजिटिविटी या संक्रामकता की मान्यता है, लेकिन B कॉम्बिनेशन D से ऊंचा जो है बिंदु को बता रहा है, ऊंचे उपभोग को बता रहा है, इसलिए D और B के लिए ये उदासीन नहीं हो सकता। इसीलिए दो जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर ये जो चार प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, फिर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमांत दर। x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये संकल्पना इसका तात्पर्य है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज द अमाउंट ऑफ y which the consumer is prepared to give up for the gain of one additional unit of x so that his level of satisfaction remains the same। वस्तु x के y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु y की वह मात्रा है जो वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग देने को तैयार होता है, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर स्थिर रहे। तो यहाँ पर हम इसको मैंने ग्राफ के रूप में दिखाया है। ये कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 12 8 5, ये जो है x एंड y वस्तु के कॉम्बिनेशन है। x के एक एडिशनल इकाई को प्राप्त करने के लिए जो डेल्टा y, ये जो इसका फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y यहाँ डेल्टा y 12 minus 8 is equal to 4 and delta x is 2 minus 1 is equal to 1।
तो 4/1 इज इक्वल टू 4, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 8 और 5 में से ये जो है डेल्टा y की हो गया 3 और डेल्टा x हो गया 1, तो 3/1 इज इक्वल टू 3। तो एक अतिरिक्त इकाई जो इसको प्राप्त करने के लिए x की y की कितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर 4 इकाई त्याग रहा है। फिर एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए 3 इकाई को त्याग रहा है। फिर एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए 2 इकाई को त्याग रहा है। फिर एक अतिरिक्त इकाई x को प्राप्त करने के लिए डेल्टा x 1 है, तो डेल्टा y 1 है। तो ये जो है ये मार्जिनल रेट आपको मैंने बताया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक अजम्पशन किया गया है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये जो ये निरंतर जो y की त्यागी जाने वाली मात्रा है वह गिरती जाती है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये मार्जिनल रेट ऑफ, अब इसके एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहूंगी। अगर हम इसकी ढाल की बात करें तो जो मार्जिनल रेट, ये जो इसका स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, इसकी जो ढाल होती है इसके स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होती है, जो कॉन्सेप्ट आपके आगे काम आएगा। तो आगे मैं आपको बता रही हूँ कीमत रेखा के बारे में। कीमत रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको कीमत रेखा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आगे जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे उसमें इनका जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो कीमत रेखा क्या होती है? कीमत रेखा उन दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय से खरीद सकता है। तो उसके अगर उपभोक्ता की आय दी हुई है और दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं, तो यदि वो समस्त आय y वस्तु पर व्यय कर देता है तो ये जो है एक बिंदु ये मिलता है। समस्त आय यदि x वस्तु पे खर्च कर देता है तो एक बिंदु ये मिलता है। तो इसके इन दोनों बिंदुओं को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो है कीमत रेखा प्राप्त हो जाती है, जो उसके बजट कॉन्स्टेंट को बताती है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता कितना जो है इस कीमत रेखा के ऊपर या इसके अंदर स्थित बिंदुओं को ही खरीद सकता है, और इसके बाहर अगर कोई बिंदु ए अगर मान लीजिए अवेलेबल है, उसको अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी आय निश्चित है और वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं। तो ये जो है कीमत रेखा की ढाल जो होती है ओपी बाई पीएल, ये ओपी बाई पीएल परपेंडिकुलर बाई बेस से करेंगे। ये ओपी है एम बाई पी वाई और ओ एल एम बाई पी एक्स। M is monetary income of the consumer. तो slope of the price line PL is equal to OP by PL या M by PY upon M by PX is equal to PX by PY, price of X upon price of Y। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन जो होता है वो प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y होता है। तो इसको इंग्लिश में भी मैं बोल देती हूँ। इट इज लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड एट एक्स एंड वाई व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट एंड द प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। तो हम ये देखते हैं कि इस लाइन के ऊपर उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च कर दे रहा है, या तो वो 0x के साथ ओपी मात्रा y की खरीद रहा है या 0 y के साथ OL मात्रा गुड x की खरीद रहा है। तो अब इसमें शिफ्ट भी देख लेते हैं कैसे होता है। ये अगर गुड वाई प्राइस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स होता है, तो ये अगर वस्तु एक्स की कीमत घट जाती है तो एक्स की पहले से ज्यादा मात्रा उपभोक्ता खरीद पाएगा, जिससे कि ये शिफ्ट भी आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना चाहिए आगे, क्योंकि जितनी चीजें आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, हर चीज, और आगे भी जो आप प्रोडक्शन एंड फर्म के बिहेवियर को पढ़ेंगे तो उसमें बजट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये चैप्टर चूज किया कि मैं आपको बेसिक्स अच्छी तरह से समझा सकूं।
तो ये शिफ्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पीएल अगर दी हुई है और एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है तो ये एक्स एक्स पे दाहिनी ओर खिसक जाएगी, और घट जाती है तो और इधर की तरफ खिसक जाएगी, और अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो एक्स अक्ष पर ये वाई तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि अब वह पूरी आय को खर्च करके वस्तु एक्स की कम मात्रा को खरीद पाएगा। नेक्स्ट जो है हम अगर गुड वाई में परिवर्तन को देखते हैं, गुड वाई में परिवर्तन को अगर हम देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं पीएल अगर ओरिजिनल प्राइस लाइन है तो अगर गुड वाई की कीमत बढ़ जाती है तो ये इसका शिफ्ट वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ हो जाएगा और एक्स एक्सिस पे वही रहेगा, और अगर इसकी कीमत घट जाती है वाई वस्तु की तो ये कीमत रेखा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका स्लोप जो है वह बदल जाएगा। फिर अगर उपभोक्ता की आय बदल जाती है तो हम देखते हैं ये जो पीएल अगर प्राइस लाइन पहले की अगर आय बढ़ जाती है तो दोनों वस्तुओं की, क्योंकि प्राइसेस उनकी सेम है पहले से, तो दोनों वस्तुओं की ज्यादा मात्रा वह खरीद पाएगा, तो ये जो प्राइस लाइन है वह P1 L1 हो जाएगी, और अगर दोनों वस्तुओं की या उसकी की कीमतें स्थिर रहते हुए उसकी आय घट जाती है तो वो जो है प्राइस लाइन P2 L2 हो जाएगी। तो ये शिफ्ट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए, तो हमने ये देखा है कि कंज्यूमर का जो उद्देश्य होता है, अगर उसका जो प्राइस लाइन दी हुई है, बजट लाइन दिया हुआ है और इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है, तो उपभोक्ता का जो उद्देश्य होता है वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, the term consumer's equilibrium refers to the amount of goods and services which the consumer may buy in the market given his income and given prices of goods in the market। तो उपभोक्ता कितनी मात्रा वस्तुओं की खरीदेगा कि जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो उपभोक्ता के संतुलन का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से है जिन्हें उपभोक्ता बाजार में क्रय करेगा, जबकि उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की बाजार कीमत दी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या होगा, क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। A consumer is said to be equilibrium at a point where the price line is touching the highest attainable indifference curve from below। और एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां कीमत रेखा उच्चतम संभव अनधिमान वक्र को नीचे से स्पर्श करती है। अब इसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। A given price line should be tangent to an indifference curve, or marginal rate of substitution of good X for good Y must be equal to the price ratio of two goods, that is MRS XY is equal to PX by PY, or second order condition is that indifference curve must be convex to the origin। अब हम देखते हैं कि कैसे हम उपभोक्ता के संतुलन को जान सकते हैं। संतुलन बिंदु पर ये जो हमने पहली कंडीशन बताई कि जो उपभोक्ता का जो प्राइस लाइन है वो उससे जो है टेंजेंट होना चाहिए। तो एक इंडिफरेंस मैप ये दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो डिफरेंट उसके कंजम्पशन शेड्यूल होते हैं उसके आधार पे ये जो है IC1 IC2 IC3 IC4 ये जो है आपका एक पूरा इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है। PL कीमत रेखा है जो कि उपभोक्ता के बजट कांस्टेंट को बता रही है। इसके अंदर के बिंदु
जो जो संयोग हैं, जिन संयोगों को वस्तु एक्स और वाई के प्रदर्शित करते हैं, उनको उपभोक्ता खरीद सकता है। लेकिन उपभोक्ता क्योंकि विवेकपूर्ण है, इसलिए वह ऊंचे जो है अनधिमान वक्र पे जाना चाहता है, इसीलिए वो IC1 और IC2 पे नहीं रुकेगा, और IC4 उसके लिए अनअटेनेबल है, क्योंकि उसका बजट कांस्टेंट है, उसकी जो दी हुई कीमतों पे वो जो उसकी आय इतनी नहीं है कि इन वस्तुओं के इन कॉम्बिनेशंस को वो खरीद सके। तो इसलिए वह सबसे हाईएस्ट जो अवेलेबल जो इसका जो बिंदु है वह है ई पॉइंट। ई पॉइंट पे उपभोक्ता संतुलन में होगा, जहां ये जिसका स्लोप है वो px by py मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू, ये जो कोई भी हम जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अगर हम देखें, या इस बिंदु पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो हम स्लोप देखें, तो ये px by py, जैसे मैंने अभी बताया प्राइस लाइन का जो स्लोप होता है वो px by py के बराबर होता है। तो इस ई पॉइंट पर भी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y जो है वह px py के बराबर है। तो ये बिंदु उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है, इसी बिंदु पर वह संतुलन में हो सकता है। और दूसरी जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है, द्वितीय क्रम की शर्त, कि स्पर्श बिंदु पर अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होना चाहिए। एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कॉन्केव टू द ओरिजिन हो, तो कॉन्केव टू द ओरिजिन होने पर इसके जो स्पर्श तो कर रहा है, लेकिन इसके ऊंचे जो पहुंच सकता है, तो इसलिए वह यहाँ पर इस बिंदु पे संतुलन में नहीं होकर ऊंचे जो अनधिमान वक्र है उस पर पहुंचने की कोशिश उपभोक्ता करेगा। तो इसलिए द्वितीय क्रम की शर्त है, स्पर्श बिंदु पर अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होने चाहिए। तो ये अनधिमान वक्र का जो चैप्टर है वह काफी ब्रॉड है। आज मैंने जो है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज ली और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया। जैसे कि हमने बताया था, अब इसकी हम अगर आलोचना करें तो इसका अगर हम मान्यताओं को देखें तो ये जो है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, उसको मैंने अलग से नहीं लिखा है। प्रॉपर्टीज है ये जो है आपका एजम्पशंस जो है, इसमें ये उपभोक्ता विवेकशील है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। तो उपभोक्ता जो है वास्तविक जगत में उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम तो करना चाहता है, विवेकशील, इसलिए जो उसकी जो कंजम्पशन होता है वह उसकी रुचियां, आय, फैशन इत्यादि पर भी निर्भर करता है। फिर उसके बाद इन्होंने ये जो बताया, चुनाव में संगति और संक्रामकता होती है, तो ह्यूमन बिहेवियर कभी कभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है। एक जो मौद्रिक आय में भी परिवर्तन होता है, और ये जो एक वीक ऑर्डरिंग का जो एक्सियम इसमें लिया गया है इंडिफरेंस कर्व में, कि उसका मतलब है कि उदासीनता की संभावना, ए और बी कॉम्बिनेशन में उदासीनता की संभावना को तो लिया गया है, लेकिन उससे जो है ज्यादा या कम, उसको किस तरह से जो है उसमें बराबर ही संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, वह उसके बारे में नहीं बताया गया है। दूसरा, इसमें एक्स और वाई वस्तुओं को डिविजिबल माना गया है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है। तो जो वास्तव में जो वास्तविक जगत में जो वस्तुएं होती हैं पूर्णतया विभाज्य नहीं होती हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस इंडिफरेंस कर्व मिले। उसके बाद जो है इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस में आपके जो है आगे आपको कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव आदि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है आते हैं, जिसको कि मैंने यहाँ पर नहीं लिया है।